हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग चेक बोर्ड क्लास 7 का अनऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट यानी कि विषय विज्ञान है। ऑलरेडी मैंने हिंदी, इंग्लिश और मैथ का अपलोड कर दिया है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में तीनों विषय का लिंक मिल जाएगा और बाकी विषय भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी आ चुका है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जून में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। 6 जून और 15 जून के बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 6 जून से स्टार्ट होकर 15 जून को ख़त्म हो रहा है। सत्र 2021-22 है। पूर्णांक देखिए 40 है। ये जो क्वेश्चन मैं दिखाने वाला हूँ सेकेंड टर्म का, इसलिए पूर्णांक 40 है। अदरवाइज पूरा अगर हम लोग साइंस का बात करें तो 100 का पूर्णांक है, जिसमें फर्स्ट टर्म में 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। फिर 15 मिनट ब्रेक के बाद सेकेंड टर्म आपका 40 नंबर का होगा, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और जो 20 नंबर बच रहा है वो आपको स्कूल तरफ से इंटरनल असेसमेंट के थ्रू दिया जाएगा। तो इस तरीके से आज हम लोग सेकेंड टर्म का मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा। उत्तल लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश को उत्तल लेंस अभिसारित करता है, अतः इन्हें अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे आपको नोट कर लेना है और याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अभिसारी प्रतिबिंब क्या होता है? कोई दो ऐसी स्थिति बताएं जहां अभिसारी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उत्तर देखिए, जिन प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके उसे अभिसारी प्रतिबिंब कहते हैं। दो स्थितियां जहां अभिसारी प्रतिबिंब बनता है। पहला देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब और दूसरा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करके याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार आप लिखिएगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पौधे जंतुओं को श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसे आपको नोट कर लेना है और याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वन संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर देखिए, वन संरक्षण के विभिन्न उपाय। पहला देखिए, जनसंख्या पर नियंत्रण करना, दूसरा वृक्षारोपण करना, तीसरा पशुओं की चराई पर नियंत्रण, चौथा वन की रक्षा के लिए सामाजिक आंदोलन करना। फिर नेक्स्ट देखिए ई नंबर, 5वां नंबर, आम लोगों को वन के महत्व से अवगत कराना। ये सब उपाय हैं जिसके थ्रू हम लोग वन को संरक्षित कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, साक्षी अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 30 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकेंड है तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करें। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन एक एग्जाम में आना बिल्कुल तय है, इसलिए इस तरीके का क्वेश्चन न्यूमेरिकल को आपको सोल्व करना है। तो देखिए, इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा। समय यहाँ पर 30 मिनट लग रहा है स्कूल पहुंचने में, तो 30 को 60 से गुना कर देंगे तो देखिए टोटल 1800 सेकेंड लग रहा है साक्षी को स्कूल पहुंचने में। साइकिल की चाल 2 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। घर से विद्यालय की दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चाल 2 मीटर पर सेकेंड है और दूरी देखिए 1800 सेकेंड है। गुना कर देंगे टोटल तो हमारे पास आ जाएगा 3600 मीटर। 3600 मीटर। अब 3600 मीटर को अगर हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, तो इस तरीके से टोटल हमारे पास 3.6 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, किसी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय का अनुपात है। औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय। इसे आपको नोट कर लेना है। औसत चाल का फॉर्मूला है तय की गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय। इसे आपको नोट कर लेना है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर देखिए, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण
इस तरीके से आपको पहले एक चार्ट बना लेना है, जिसमें पहले अवतल दर्पण लिखना है और उत्तल दर्पण लिखना है, बीच में लाइन खींच देना है। इस प्रकार आपको करना है। कभी भी अंतर लिखने के लिए आए तो आप कोशिश कीजिएगा इस तरीके से चार्ट बनाकर अपना उत्तर दें। पहला देखिए अवतल दर्पण में, इसमें परावर्तक सतह धंसी होती है। उत्तल दर्पण में देखिए इसमें परावर्तक सतह उभरी होती है। फिर देखिए अवतल दर्पण में बी नंबर, उभरे भाग पर पॉलिश किया रहता है। फिर देखिए उत्तल दर्पण, धंसे भाग पर पॉलिश किया रहता है। अब देखिए अवतल में सी नंबर, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण में सी नंबर, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। इसे आपको नोट कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इसका एक उदाहरण दे। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा, ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। उदाहरण देखिए, सूर्य का प्रतिबिंब, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाला चित्र। ये दो उदाहरण है वास्तविक प्रतिबिंब का। इसे आपको नोट कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा, जल का महत्व। ए नंबर देखिए, जल मनुष्यों, पौधों और जंतुओं के अस्तित्व तथा विकास के लिए आवश्यक है। फिर देखिए बी नंबर, जल मनुष्य को पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। फिर देखिए सी नंबर, जल सिंचाई का साधन है। फिर देखिए डी नंबर, जल से जल विद्युत बनाई जाती है। इसे आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद भी कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। अंतः स्यंदन किसे कहते हैं? अंतः स्यंदन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिस कर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल के इस प्रकार रिसने की क्रिया को अंतःस्यंदन कहते हैं। बहुत ही आसान है। जमीन में आप पानी डाल दीजिएगा तो पानी जमीन के अंदर चला जाता है और चट्टानों के बीच में रह जाता है, इसी को अंतःस्यंदन कहते हैं। इसे आपको नोट कर लेना है, याद भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रासायनिक परिवर्तन के कौन कौन से लक्षण हैं? तो इसका उत्तर देखिए, रासायनिक परिवर्तन के लक्षण। ए नंबर, ऊष्मा प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना, इसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। फिर देखिए दूसरा, ध्वनि का उत्पन्न होना, रासायनिक परिवर्तन में ध्वनि का भी उत्पन्न होता है। फिर देखिए सी नंबर, गंध में परिवर्तन होना या किसी नई गंध का बनना, ये सब रासायनिक परिवर्तन का लक्षण है। फिर देखिए डी नंबर, किसी गैस का बनना, रासायनिक परिवर्तन में गैस का भी निर्माण होता है, किसी अन्य गैस का, कोई भी गैस का निर्माण हो सकता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, वायुमंडल की नाइट्रोजन को सोखकर पौधों को प्रदान करने अथवा मिट्टी में जमा करने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशे में क्या अंतर है? प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशे में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर देखिए, प्राकृतिक रेशा कुछ वस्तुओं के तंतु पौधों एवं जानवरों से प्राप्त होते हैं, जिन्हें प्राकृतिक रेशा कहते हैं, जैसे रुई, जूट, ऊन एवं रेशम। आगे देखिए संश्लेषित रेशा। संश्लेषित रेशा देखिए, प्रकृति से प्रेरणा लेकर मनुष्य ने गैर प्राकृतिक स्रोतों से रेशे बनाए हैं, इन्हें संश्लेषित रेशा कहते हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर। इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है? पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है? तो इसका उत्तर देखिए, नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अभिमार्जन किसे कहते हैं? अभिमार्जन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, त्वचा सहित उतारे गए बालों को
टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित चिकनाई, धूल एवं गंदगी निकल जाए। इस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर देखिए, इसी तरीके से आपको अपने पेज पर एक चार्ट बना लेना है, बीच में लाइन खींच देना है, एक साइड जाइलम लिखना है, दूसरी साइड फ्लोएम लिखना है। जाइलम में पहला नंबर देखिए, जाइलम जड़ से पत्तियों तथा अन्य भागों में जल तथा घुले लवण परिवहित करते हैं। फिर देखिए फ्लोएम में ए नंबर, फ्लोएम भोजन पदार्थों को घुली अवस्था में पत्तियों से पादप के दूसरे हिस्सों तक परिवहित करता है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए बी नंबर, जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है। वहीं पर देखिए फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी ट्यूबों द्वारा सहचर कोशिकाओं की मदद से होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पेंगुइन स्वयं को ठंडा के अनुकूल कैसे बनाए रखता है? पेंगुइन स्वयं को ठंड के अनुकूल कैसे बनाए रखता है? तो इसका उत्तर देखिए, पेंगुइन आसानी से स्वयं को ध्रुवीय क्षेत्रों के अनुकूल ढाल लेते हैं। स्वयं को ठंड से बचाए रखने के लिए उनके शरीर में मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। स्वयं को गर्म बनाए रखने के लिए वे अक्सर झुंड में ही रहते हैं। इनका शरीर धारा रेखीय होता है और पैरों पर जाल बना होता है, जिनके कारण ये अच्छे तैराक होते हैं। इसे आपको नोट कर लेना है और याद कर लीजिएगा, पेंगुइन स्वयं को ठंड के अनुकूल में कैसे बनाए रखता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बताएं कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन का कोई भी चीज़ बेकार नहीं होता है, क्यों? तो इसका उत्तर देखिए, यह सही है कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। पादपों एवं जंतुओं के मृत शरीर अपघटकों द्वारा ह्यूमस में परिवर्तित किए जाते हैं, जिन्हें मशरूम तथा अन्य सूक्ष्मजीव खाते हैं। इस प्रकार मृत जंतु गिद्धों, कौवों तथा गिद्धड़ों और कीटों का भोजन बन जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गर्मियों में और सर्दियों में उपयोग लाए जाने वाले छाते का रंग क्या एक ही रंग के होने चाहिए? क्यों? तो चलिए इसके हम लोग उत्तर देखते हैं। देखिए, गर्मियों और सर्दियों में उपयोग में लाए जाने वाले छाते, सर्दी में तो उपयोग में नहीं लाया जाता है, बरसात में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सर्दी और गर्मी का बात हो रहा है, यानी कि बरसात का भी बात हो रहा है। देखिए इसका उत्तर नहीं, क्योंकि गर्मियों में हल्के रंग के छाते का उपयोग करना चाहिए, ताकि बाहर से उन पर पड़ने वाली ऊष्मा के अधिकांश भाग को परावर्तित कर दे। और सर्दियों में गाढ़े रंग यानी कि काला के छाते का उपयोग करना चाहिए, ताकि उन पर पड़ने वाली ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेती है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाएं। तो यहाँ पर मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो इसका उत्तर देखिए, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, जो यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है, इसको आपको बना लेना है। प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर बनेगा, एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्वसन तंत्र हो गया या फिर पाचन तंत्र हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा एग्जाम में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। और अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे।